Welcome back, student. So in previous video we saw कि different theories क्या है related to light, that we have 5 theories and ये topic में जो हमको cover करना है वो 2 theory cover करना है. कौन कौन सा? Newton's corpuscular theory and Huygens field theory. So in this video we will see Newton's corpuscular theory. Okay. So given Newton's corpuscular theory. Okay, so in this Newton's corpuscular theory it is given by Newton, but Newton से भी पहले किसने दिया था? Descartes. So it is given by Descartes in the year 1675. Okay, 1675. Okay, तो फर्स्ट टाइम इट इज गिवन बाय Descartes एंड Descartes के थ्योरी को न्यूटन ने क्या किया? स्टडी किया, उसमें थोड़ा खुद का भी ऐड किया एंड फाइनली ही पब्लिश्ड दिस थ्योरी अंडर हिज नेम, दैट इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. तो ये थ्योरी में आपको क्या क्या देखना है कि ये थ्योरी में कुछ अजम्पशंस है जो न्यूटन ने अज्यूम किया है थ्योरी में. तो अजम्पशंस, देन व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी. ये तीन पार्ट अपने को कवर करना है. तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट, what are the assumptions made by Newton in this theory. तो assumptions पे आते हैं. तो first assumption is he told, न्यूटन ने क्या बोला कि सपोज अगर कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट जो एनर्जी को एमिट करेगा that will be in the form of corpuscles, means very tiny particles called as corpuscles. Okay, so first point is any light source, means any light source will emit large number of tiny particles. So light source emits large number of tiny particles called corpuscles. large number of tiny particles called corpuscles. तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला न्यूटन ने कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या एमिट करेगा? इट विल एमिट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड उसको क्या बोला उसने? कॉर्पस्कल्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉर्पस्कल्स का मीनिंग क्या होता है? वेरी टाइनी पार्टिकल. जैसे WBC लास्ट में क्या आता है? व्हाइट ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल्स, तो वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ओके, नाउ सेकंड अजम्पशन इज कि अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जैसा क्या होगा कि अपने को ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. तो सेकंड न्यूटन ने क्या बोला कि व्हेनेवर सपोज दिस इज सोर्स, ठीक है, सोर्स है, तो ये सोर्स से जो भी एनर्जी आएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन कौन से फॉर्म में आएगा? कॉर्पस्कल्स के फॉर्म में. सो व्हेनेवर दिस कॉर्पस्कल्स विल स्ट्राइक अवर रेटिना, तो अपने आई के बैक पार्ट पे, रेटिना पे जब स्ट्राइक करेगा कॉर्पस्कल्स, देन ओनली वी गेट सेंसेशन ऑफ विजन, तो ही अपने को कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगा. तो सेकंड क्या बोला न्यूटन ने कि whenever we can say when corpuscles will strike our retina, then we get sensation of vision. So whenever we can say when corpuscles will strike our retina, we get vision, तो अपने को दिखाई देगा. Okay, now third point, third assumption. तो अभी थर्ड अजम्पशन ये है कि वाई वी सी डिफरेंट कलर्स. अपने को रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर जो भी दिखाई देता है, तो डिफरेंट कलर्स क्यों? तो न्यूटन्स को अपने थियरी में बताने का था कि अलग अलग कलर क्यों दिखाई देता है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मींस न्यूटन ने ये बोला कि डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स. सो डिफरेंट कलर्स are due to different size of corpuscles. हाँ, तो न्यूटन ने क्या बोला कि अपने को जो डिफरेंट कलर दिखाई देगा उसके पीछे लॉजिक क्या है कि जो कॉर्पस्कल्स का साइज है वो हर एक साइज सेम नहीं है. मीन्स अगर ये सोर्स है, इधर से जो भी एनर्जी आएगा, लाइट आएगा, कॉर्पस्कल्स आएगा, वो हर एक कॉर्पस्कल्स का साइज सेम नहीं रहेगा. कोई बहुत छोटा कॉर्पस्कल्स होगा, कोई थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई मीडियम साइज का होगा. तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ corpuscles we have different color. So if we see from violet to red,
तो सपोज अगर मैं विब्योर मींस फ्रॉम वॉलेट टू रेड अगर मैं जाता हूँ तो क्या होगा, इन दैट केस दिस वॉलेट विल बी हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कॉर्पसल्स। देन अगर इंडिगो को कंपेयर किया तो थोड़ा सा बड़ा कॉर्पसल्स होगा, ब्लू का थोड़ा सा और बड़ा कॉर्पसल्स होगा, एंड दिस रेड कलर विल बी हैविंग द मैक्सिमम साइज ऑफ कॉर्पसल्स। तो इसके कॉर्पसल का साइज सबसे बड़ा होगा, वॉलेट का सबसे छोटा होगा। सो डिफरेंट कलर्स आर पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन ना। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट ये न्यूटन के हिसाब से उसने ऐसा बताया। तो ये उसके कुछ assumptions। ओके ओके, सो अगेन लेट्स रिवाइज फास्ट। फर्स्ट पॉइंट क्या, कि लाइट सोर्स क्या एमिट करेगा, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पसल्स। व्हेन कॉर्पसल्स विल स्ट्राइक अवर रेटिना वी गेट विजन एंड डिफरेंट कलर्स आर पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स। क्लियर? now coming to next point, fourth point. So fourth point is okay, so in fourth point, in fourth assumption, okay, न्यूटन ने क्या बोला है कि लाइट क्या एमिट करने वाला है, पार्टिकल मींस कॉर्पसल्स। तो अगर एक कॉर्पसल्स है, पार्टिकल है, सो इट विल बी हैविंग सम मास, कॉर्पसल विल बी हैविंग सम मास, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल थ्योरी ओनली, कि कोई भी अगर पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, तो उस पे क्या एक्ट करेगा, ग्रेविटी। सो ग्रेविटी विल एक्ट, हेंस वी कैन से कि वेट ऑफ दिस पार्टिकल विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर इस पे वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन हाउ दिस कॉर्पसल्स कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। एज वी नो कि लाइट ट्रैवल कैसे करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में। तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहा है, मतलब कौन ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, कॉर्पसल्स। तो अगर कॉर्पसल्स के पास वेट है, उसका खुद का वेट है, मास है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ कैसे ट्रैवल करेगा, उसको तो ऐसे कुछ बेंड हो जाना चाहिए, मींस पैराबोलिक पाथ समथिंग ऐसे कुछ फॉलो करना चाहिए, है ना, बट ऐसे फॉलो नहीं करता है। तीनों की ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अभी न्यूटन कंफ्यूज हो गया कि अरे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग बोल रहा है और यहाँ पे तो लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। सो दिस व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में जो लाइट जाता है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। सो टू एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, टू एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, न्यूटन ने क्या बोला कि दिस कॉर्पसल्स, कि जो भी लाइट सोर्स कॉर्पसल्स को एमिट कर रहा है, दिस विल बी हैविंग द नेग्लिजिबल मास। इसका मास कैसा होगा, नेग्लिजिबल। तो सपोज अगर ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, अगर ये अपना सपोज लाइट सोर्स है, तो इधर से जो भी कॉर्पसल्स आया, तो ये जो कॉर्पसल्स ट्रैवल करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या बोला, कॉर्पसल्स का मास विल बी नेग्लिजिबल। मास कैसा होगा, अप्रॉक्स 0 मींस इट विल बी नेग्लिजिबल, एंड दिस कॉर्पसल्स आर मूविंग विथ वेरी हाई स्पीड of 3 into 10 power 8 meter per second in vacuum. So due to high speed and negligible mass, these corpuscles are not affected by Earth's gravitational field. Earth के gravity से affect नहीं होगा, hence this will travel in a straight line path, and that is called as rectilinear propagation of light. मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि due to high speed and negligible mass, corpuscles are not affected by Earth's gravitational field, hence corpuscles travels in a straight line, and that is called as rectilinear propagation of light. Okay, so these are the, we can say, the 4 assumptions of Newton's corpuscular theory. Now let's come to the merits. कि मेरिट क्या क्या है, इसमें प्लस पॉइंट क्या क्या है, ये थ्योरी में इसने क्या क्या अपने को करेक्ट बताया, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ड्रॉबैक देखेंगे। सो लेट्स कमिंग टू मेरिट्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ओके, तो मेरिट्स में क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज मींस ही कुड एक्सप्लेन। तो क्या क्या एक्सप्लेन किया उसने, तो फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, क्यों होता है, ऐसे एक्सप्लेन किया उसने, रिफ्लेक्शन। सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन, सो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड
this theory, Newton's corpuscular theory, can also explain, means it can explain the rectilinear propagation of light. rectilinear propagation of light, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे जाता है, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट को भी इसने एक्सप्लेन किया. ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि एक एमसीक्यू आता है जनरली, कि सपोज आपको एमसीक्यू में कभी कभी पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियरी व्हाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. तो वहां पे अपना आंसर क्या होगा, ड्यू टू हाई स्पीड एंड नेग्लिजिबल मास. ड्यू टू हाई स्पीड एंड नेग्लिजिबल मास, तो हाई स्पीड है, नेग्लिजिबल मास है, हेंस वो कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ में. करेक्ट. बट अगर आपको सपोज एमसीक्यू आ रहा है जिसमें न्यूटन्स का नाम नहीं दिया है, जस्ट बोल रहा है कि व्हाई लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उसमें अपना आंसर क्या रहेगा, उसमें मास की बात ही नहीं करना है. तो उसमें आंसर क्या रहेगा, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी और वी कैन से स्मॉलर वेवलेंथ. ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी और स्मॉलर वेवलेंथ वी कैन से लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ. तो अगर न्यूटन का वर्ड मेंशन किया होगा तो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू हाई स्पीड एंड नेग्लिजिबल मास. मेंशन नहीं किया होगा तो हम क्या चेक करेंगे कि ऑप्शन में हाई फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो वो करेक्ट है, या तो वेरी स्मॉलर वेवलेंथ दिया होगा तो वो करेक्ट है. ओके, सो दैट ही एक्सप्लेन, दैट इज कॉल्ड एज क्या, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. नाउ एट द सेम टाइम दिस थियरी, सो ही कैन एक्सप्लेन, सो दिस थियरी कैन एक्सप्लेन, क्या क्या एक्सप्लेन किया इसने, तो इसने कॉर्पसल्स बोला है, मींस जितने भी पार्टिकल नेचर वाले बिहेवियर है, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, देन वी हैव कॉम्पटन इफेक्ट. So Raman effect, Compton effect, photoelectric effect. So this all three is based on what, particle nature. तो ये particle nature वाले हैं, तो जितने भी particle nature वाले हैं उसको इसने explain किया. Okay, so this all are the merits of Newton's corpuscular theory. What are the merits? It can explain reflection, refraction, rectilinear propagation of light, and we have particle nature like photoelectric effect, Raman effect, Compton effect. This all are based on particle nature. So this we can explain on the basis of Newton's corpuscular theory. Okay. Now let's see the demerits, that is drawbacks of corpuscular theory. कि न्यूटन्स के थियरी का क्या क्या ड्रॉबैक है. ओके, सो न्यूटन्स के थियरी में ड्रॉबैक पे आते हैं. ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी. सो नाउ फर्स्ट ड्रॉबैक इज कि पहला तो इसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट. तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन फ्रॉम ट्रांसलूसेंट मीडियम और ग्लास. अभी ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट इज लाइक पार्शियली ट्रांसपेरेंट. मीन्स क्या होगा, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा. जैसे कि अगर आप कभी देखो लाइक वॉशरूम में जो ग्लास सब होता है जनरली वो थोड़ा पार्शियली ट्रांसपेरेंट जैसा रहता है कि उसमें थोड़ा सा वो साइड का दिखता भी है, थोड़ा नहीं भी दिखता. तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट मीडियम. ओके, सो न्यूटन कुड नॉट एक्सप्लेन कि व्हाई देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. मीन्स क्या कि सपोज अगर ये ट्रांसलूसेंट ग्लास, कौन सा ग्लास है, ट्रांसलूसेंट. तो अगर ये ट्रांसलूसेंट ग्लास है, इस पर अगर लाइट इंसिडेंट होगा देन क्या होगा, देन पार्ट ऑफ लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ओके, इन द सेम मीडियम, एंड पार्ट ऑफ लाइट विल बी रिफ्रैक्टेड. हाँ, तो ये रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्लेक्शन, और इसमें क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी होता है, और ये अपना इंसिडेंट लाइट. ओके, इंसिडेंट रे. सो नाउ व्हाई दिस रे इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, दोनों हो रहा है. ये दोनों क्यों हो रहा है, दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन. अब एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी लॉजिक है. तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि सपोज अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सपोज दिस इज मीडियम, अगर ये मीडियम, तो न्यूटन ने क्या बोला कि अगर ये मीडियम है और इस पे लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है, सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने वो टाइम पे ग्रेविटेशनल थियरी का सब फंडा दिया था, तो ही वाज थिंकिंग, वो ग्रेविटेशनल लॉ आपने स्टडी किया रहेगा कि बिटवीन एनी टू बॉडी देयर इज अट्रैक्शन, है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशन
देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूटन ने क्या बोला कि सपोज अगर ये मीडियम देन अगर इस पे क्या इंसिडेंट हो रहा है, अगर लाइट इंसिडेंट हुआ तो अगर ये मीडियम ये लाइट रे को अट्रैक्ट करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा, बट अगर ये मीडियम लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा मींस इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा तो रिफ्लेक्शन। भाई न्यूटन का थॉट है, ये करेक्ट नहीं है बट आपको ध्यान में ऐसे रखना है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन अगर ये मीडियम क्या कर रहा है, लाइट रे को रिपेल करेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, अट्रैक्ट करेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। बट न्यूटन वॉज कंफ्यूज कि एक ही मीडियम दोनों कैसे कर सकता है, कि एक ही मीडियम मीन्स रिपेल भी कर रहा है अट्रैक्ट भी कर रहा है, दोनों कैसे हो सकता है। सो ही वॉज कंफ्यूज्ड, hence we say he could not explain what partial reflection and refraction from the surface of translucent glass or medium. Okay, now coming to second drawback. So second drawback is that according to Newton, अब न्यूटन ने क्या बोला, सपोज अगर ये अपना डेंसर मीडियम, कौन सा मीडियम, डेंसर, ये कौन सा, रेयर। सो इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, suppose speed of light in rarer medium is Vr, speed of light in denser medium is Vd. Then according to न्यूटन ने क्या सोचा था कि रिफ्रैक्शन कब होगा, जब ये इंसिडेंट रे को अट्रैक्ट करेगा। तो न्यूटन का ये ड्रॉबैक था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। ऐसा न्यूटन ने बोला, बट वी नो कि दिस इज रॉन्ग। तो एग्जैक्टली में होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इज ग्रेटर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, बट ये उसका एक ड्रॉबैक है। विद दिस वी नो कि उसका ड्रॉबैक है, बट ये है, ऐसा उसने बोला कि डेंसर मीडियम में स्पीड ग्रेटर होगा क्योंकि ये उसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो दिस इज अ सेकंड ड्रॉबैक। नाउ थर्ड ड्रॉबैक इज दैट हिज थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन वेव फिनोमेना, क्योंकि इसने पार्टिकल कंसीडर किया है। तो जो भी वेव फिनोमेना है लाइक इंटरफेरेंस, जो कि हम आगे के टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस हो गया, डायफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन जो अपना इसी टॉपिक का आगे वाला पार्ट है। तो दिस ऑल आर नथिंग बट वेव फिनोमेना। क्या ये सब वेव नेचर इंडिकेट करता है, बट न्यूटन ने क्या कंसीडर किया है, पार्टिकल, हेंस ही कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये सब एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये भी उसके ड्रॉबैक है। नाउ द फोर्थ ड्रॉबैक इज लाइक कि सपोज न्यूटन क्या बोल रहा है कि लाइट सोर्स क्या एमिट कर रहा है, लाइट सोर्स एमिट कर रहा है पार्टिकल से एमिट कर रहा है, कॉर्पस्कल से एमिट कर रहा है। तो सपोज अगर ये लाइट सोर्स पार्टिकल एमिट करेगा, सपोज क्या एमिट करेगा, पार्टिकल, तो क्या इसका मास डिक्रीज होगा। अगर सपोज मैं चॉक यूज कर रहा हूँ, अगर ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे चॉक यूज करता, तो चॉक अगर मैं यूज करूंगा तो क्या पार्टिकल जाएगा, तो क्या मास डिक्रीज होगा, यस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थियरी, इफ सोर्स ऑफ लाइट इज एमिटिंग पार्टिकल्स मींस कॉर्पस्कल्स, तो इफ सोर्स इज एमिटिंग पार्टिकल्स और कॉर्पस्कल्स, तो क्या होना चाहिए, उसका मास डिक्रीज होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू थियरी द मास ऑफ सोर्स ऑफ लाइट मस्ट डिक्रीज, बट प्रैक्टिकली क्या इसका मास चेंज होने वाला है क्या, नहीं। सो प्रैक्टिकली द सोर्स ऑफ, और वी कैन से प्रैक्टिकली द मास ऑफ सोर्स ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू दिस थियरी क्या होना चाहिए, मास डिक्रीज होना चाहिए, ये भी उसका एक ड्रॉबैक है। तो मेन ड्रॉबैक क्या क्या है, पहला क्या, उसने क्या एक्सप्लेन नहीं किया, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकंड ये जो इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक ये था कि ही टोल्ड की स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम विल बी ग्रेटर, ये उसका बिगेस्ट ड्रॉबैक था, जिसको बाद में प्रैक्टिकली फोकल्ट ने प्रूफ करके दिखाया ये रॉन्ग है। एंड जो भी वेव नेचर है दैट ही वुड नॉट एक्सप्लेन, एंड इफ सोर्स इज इमिटिंग पार्टिकल्स देन उसका मास डिक्रीज होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली द मास ऑफ सोर्स ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट। So this is all related to Newton's corpuscular theory. So in next video we will see Huygens theory. Okay, thank you.